व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शाम की खबरों में। और अब आगे बढ़ते हैं, पर पहले देख लेते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। पीएम मोदी के दौरे से सुधरेंगे कनाडा से रिश्ते, कारने का न्योता, प्रतीकात्मक तौर पर शांति प्रस्ताव। गिनी में लोकतंत्र लागू करने की तैयारी, सैन्य जूंटा ने राष्ट्रपति और आम चुनाव के लिए गठित किया निकाय। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए धन्यवाद देने का मौका, पीएम मोदी का बयान। और अब खबरें विस्तार के साथ। पीएम मोदी के दौरे से सुधरेंगे कनाडा से रिश्ते, कारने का न्योता, प्रतीकात्मक तौर पर शांति प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना होने से पूर्व प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनकी आगामी कनाडा यात्रा का स्वागत किया। साथ ही ये उम्मीद भी जताई कि ये भारत कनाडा रिश्तों में सुधार के लिए बेहद अहम साबित होगी। मामले में ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा अलायंस के अध्यक्ष HS पनीसर ने कहा कि ये मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों को फिर से बहाल करने का एक महत्वपूर्ण मिशन है। वहीं कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने तरफ से आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की भागीदारी को प्रवासी भारतीय और वैश्विक पर्यवेक्षक हालिया तनाव दूर करने और रिश्ते सुधारने के एक बड़ा अवसर मान रहे हैं। और अब अगली खबर। गिनी में लोकतंत्र लागू करने की तैयारी, सैन्य जूंटा ने राष्ट्रपति और आम चुनाव के लिए गठित किया निकाय। पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी में सैन्य शासन खत्म करने के बाद अब लोकतंत्र लागू करने की तैयारी हो रही है। गिनी के सैन्य जुंटा सत्ता चलाने वाली समिति ने सितंबर में होने वाले संवैधानिक जनमत संग्रह और दिसंबर में होने वाले आम और राष्ट्रपति चुनाव के लिए निकाय का गठन किया है। ये निकाय चुनाव प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। जुंटा नेता जनरल मामादी डोम्बोया ने एक आदेश में ऐलान किया कि चुनाव महानिदेशालय अन्य कर्तव्यों के अलावा चुनावों के आयोजन, मतदाता सूची के प्रबंधन और चुनावी निष्पक्षता के लिए जिम्मेदार होगा। संस्था के 2 प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति के आदेश से की जाएगी। ये निकाय क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनावी निकायों में गिनी का प्रतिनिधित्व भी करेगा। गिनी में सत्ता सेना के हाथ में है। यह सेना ने नागरिक शासन की वापसी में देरी की है। 2021 से सत्ता में काबिज जनरल मामादी डोम्बोया ने 31 दिसंबर 2024 की समय सीमा के बाद लोकतांत्रिक परिवर्तन शुरू करने पर सहमति जताई थी। सत्तारूढ़ जुंटा की समय सीमा का पालन न करने पर विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके कारण जनवरी में गिनी की राजधानी कोनार्की की जनजीवन ठप हो गया था। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए धन्यवाद देने का मौका, पीएम मोदी का बयान आया सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को साइप्रस पहुंचे, जहां लारनाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोदुलेस ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर 15 से 16 जून तक आधिकारिक दौरे पर है। ये उनके 3 देशों की यात्रा का हिस्सा है, जिसमें वे 16 से 17 जून को कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और क्रोएशिया भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स पर लिखा कि साइप्रस पहुंच गया हूं। हवाई अड्डे पर विशेष स्वागत के लिए राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडैलिडेस का आभार। ये दौरा भारत साइप्रस संबंधों को खासकर व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में नई गति देगा। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के भाग लेने पर कनाडा में रहने वाले पत्रकार हरप्रीत सिंह ने कहा कि दुनिया एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है और अल्बर्टो में G7 की बैठक विश्व नेताओं के लिए विचार विमर्श करने और शांति पाने के लिए समाधान निकालने का एक बेहतरीन अवसर होगा। हमारे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया, जो एक स्वागत योग्य कदम है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और कनाडा के बीच कुछ मुद्दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बैठक के दौरान सब कुछ सुलझ जाएगा और एक नया रास्ता चुना जाएगा, जहां दोनों देश विकसित और समृद्ध होंगे। और अब अगली खबर। एयर इंडिया विमान हादसे में अहमदाबाद से राज्य आपातकालीन आयुक्त आलोक पांडे ने बताया कि हादसे के बाद पीड़ितों और उनके परिवारों की सहायता के लिए सरकार ने व्यापक कदम उठाए। उन्होंने कहा, वित्त उत्तराधिकारी और बीमा से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 22 कोष अधिकारी रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में 22 टीमें गठित की गई थी। इन प्रक्रियाओं के बिना किसी परेशानी को पूरा करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पांडे ने बताया कि पीड़ितों के पार्थिव शरीर को उनके परिजनों तक पहुंचाने से लेकर अंतिम संस्कार तक की सभी प्रक्रिया में सहायता के लिए 230 टीमें बनाई गई। ये टीमें परिवहन से लेकर शव यात्रा और अंतिम संस्कार तक हर कदम पर परिजनों की मदद करेगी। सरकार का उद्देश्य है कि हादसे के बाद की सभी औपचारिकताओं को पीड़ित परिवारों के लिए यथासंभव सहज और सम्मानजनक बनाया जा सके। 22 officers of Treasury officer rank, they have been put and a team has been formation under their command, so that that there are issues related to financial tasks,
there are issues related to their inheritance, their financial accounting things, insurance things. So for that matter, state government has constituted 22 different teams so that it should be hassle free. There should not be any, seamless work related to issues and financial and accounting should be done. So they are contacting all families, bereaved families. Depending upon their issues, they are addressing them also. So searching, the process of searching the bodies is still underway? That is again health department. You have to ask to the doctor concerned. जो टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है, क्या कुछ प्रोसेस है इन टीम से? किस टीम के बारे में? आपने बताया कि हर बॉडी के साथ हमें कुछ लोगों की टीम वो 230 टीम्स ऐसी हैं जो उनको कॉन्स्टिट्यूट इसलिए किया गया है कि जब उनका पूरा का पूरा डिटेल्स हमको मिल जाता है तो हम जो बॉडी हैंडओवर करते हैं फैमिलीज को उसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था करना, कंसर्न विलेज जहां तक है वहां तक जाना, क्रीमेशन तक साथ में रहना और क्रीमेशन को किसी भी तरीके की उनको कोई परेशानी ना हो उसके लिए बनाई गई है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर बैठे ऋषभ रूपाणी ने जताया दुख, राहत कार्यों के लिए जताया आभार। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विजय रूपाणी के बेटे ऋषभ रूपाणी ने पिता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ये समय केवल हमारे परिवार के लिए नहीं बल्कि अन्य 270 परिवारों के लिए भी बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने इस कठिन समय में सहयोग देने वालों का आभार जताते हुए कहा, मैं पुलिस, आरोग्य विभाग, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस और आरएसएस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस हादसे के दौरान सराहनीय बचाव कार्य किए। ऋषभ रूपाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य नेताओं को धन्यवाद देते हुए कहा, उन्होंने केवल हमारे नहीं बल्कि सभी पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होकर उनका संबल बढ़ाया है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वर्गीय विजय रूपाणी ने अपने 50-55 वर्षों के राजनीतिक जीवन में अनेक लोगों के जीवन को छुआ और आज वही लोग संकट की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने जानकारी दी कि पंजाब से भी कई पार्टी कार्यकर्ता गांधीनगर पहुंच रहे हैं ताकि वे अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर सके और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त कर सके। सर्वप्रथम तो सभी को जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र और सादर प्रणाम करता हूं। और ये दुख की घड़ी में, ये दुखद दुर्घटना में सभी मृतकों को हमारे पूरे रूपाणी परिवार की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। ये दुख की घड़ी न सिर्फ हमारे परिवार के लिए है पर बाकी 270-280 परिवारों के लिए भी आपत्तिजनक समय है। ये ईश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि वो सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त करें। मैं पूरे आरोग्य स्टाफ, सिविल डिफेंस स्टाफ, फायर स्टाफ, पुलिस स्टाफ, वहाँ पे पहुँचे हमारे आरएसएस के स्वयंसेवकों का, सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ये ऐसी घटना है कि जो 1 in million टाइम्स होती है और इस समय में उन्होंने जो त्वरित व्यवस्थापन दिखाया, जो रेस्क्यू एफर्ट्स हुए, वो सराहनीय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, गृह मंत्री श्री हर्ष भाई, पार्टी के अध्यक्ष श्री CR पाटिल, इन सभी का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमारे पूरे परिवार के साथ उन्होंने जो सपोर्ट किया है ये पूरी प्रक्रिया में, न सिर्फ हमारे परिवार को परंतु बाकी सारे हतभागी परिवारों को, वो सराहनीय है। और साथ में मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी श्री विजय भाई रूपाणी ने अपने 50-55 साल के राजकीय और सामाजिक सफ़र में कहीं लाखों करोड़ों जिंदगियों को छुआ है और उन सभी नागरिकों और कार्यकर्ताओं के फ़ोन द्वारा, मैसेजेस द्वारा और यहाँ पे स्वयं वो पधारे हैं हमें सांत्वना देने के लिए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सभी का मैं खूब आभार प्रकट करता हूँ। उसके साथ साथ पंजाब से भी मेरे पिताजी पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे और पंजाब से भी इतने कार्यकर्ताओं के, इतने लोगों के
फ़ोन आ रहे, वो स्वयं यहाँ मिलने आ रहे, उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ आपके प्रेम, आपके स्नेह के लिए। पूरे न सिर्फ गुजरात के, पूरे भारत से लोगों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। हमारे परिवार को जो प्रेम चाहिए वो हमें लोगों से मिला है, और उनकी जो पापा के जो कार्यों की जो सुहास हैं वो आज पूरे गुजरात में महक रही हैं, और उसी की वजह से आज काफ़ी लोग दुखी हैं। तो उन सभी को मैं प्रणाम करना चाहूँगा, और सारे जो मृतक परिवार हैं उन सभी को पूरे रूपाणी परिवार की तरफ से मैं श्रद्धांजलि प्रकट करना चाहूँगा कि ये दुख की घड़ी में भगवान सबको शक्ति दे, ईश्वर सबके साथ है। जय श्री कृष्ण। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। ईरानी मिसाइलों ने हाइफा और तेल अवीव को किया हिट, इलाके में बजे सायरन। ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर हमला किया है। इस बार ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव और हाइफा को निशाना बनाया है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। तीसरे दिन में दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे पर हमला जारी रहा। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने हाइफा को हिट किया। इस दौरान इजराइल से कई तस्वीरें सामने आई है, जिनमें इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को ईरानी हमले को निष्क्रिय करते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान आसमान में देर तक तेज रोशनी चमकती हुई देखी गई। दरअसल ईरान ने इजराइल पर आज फिर से हमले किए। ईरान की ओर से गोलीबारी के बाद पूरे देश में अलार्म बज गए। रिपोर्ट्स के अनुसार इन घटनाओं में कई लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। खबर की ओर। कैलगरी कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन 2025 में पीएम मोदी होंगे शामिल। भारत को छठी बार मिला आमंत्रण। कनाडा में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त चिन्मय नायक ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा G7 शिखर सम्मेलन 2025 में आउटरीच गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। यह लगातार छठी बार है जब भारत को G7 में अतिथि देश के रूप में बुलाया गया, जो वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव और महत्व को दर्शाता है। चिन्मय नायक ने कहा, G7 शिखर सम्मेलन में भारत ऊर्जा, सुरक्षा, नवाचार और नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे समकालीन विषयों पर चर्चा करेगा, जो हम सभी को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सम्मेलन की अंतर्द्विपक्षीय मुलाकातें भी होगी। हम देखेंगे कि चर्चा किस दिशा में जाती है और क्या निष्कर्ष निकलता है, लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे सकारात्मक है। नायक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत कनाडा संबंधों और वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। If you can share your thoughts regarding that. So, as you're aware, Honorable Prime Minister of India has been invited to attend the G7 2025 summit as an outreach guest country by the Right Honorable Prime Minister of Canada, Mr. Mark Carney. This is the 6th consecutive time India is coming to G7 as a guest country, which itself speaks for India's importance on the world stage today. In this particular G7, India will be speaking about energy security, innovation, new technologies like AI, quantum, etc., which are contemporary topics which affect all of us, and our views will definitely be noticed, I'm sure. In addition to that, there will be bilaterals on the sidelines. As you know, the G7 countries and also some other outreach countries are also here in Calgary, and there will be interactions on that front as well. That also includes meeting with Right Honourable Mark Carney, Prime Minister of Canada as well. Regarding how Canada is going to welcome Prime Minister Modi, how excited is the diaspora as well? If you can share your thoughts on that. Oh, absolutely. As soon as the visit was announced, we have been getting feedback from all over the Indo-Canadian community across Canada. As you know, there's 1.8 million Indo-Canadian diaspora here, and they are excited, they are full of energy, and they have been expressing themselves in various forms. I would invite you to see our social media handles and see for yourself. Regarding the India-Canada relationship, how this meeting and the visit will also take the relationship higher according to you, sir? So at this point, I'll just say that Honorable Prime Minister tweeted the moment
Prime Minister Mark Carney was elected. So that was a good signal, and now we are seeing the visit happening, the invitation, at his invitation. I think those hold significance in themselves. We will see how the discussion goes and what comes out of it. I would say the direction looks positive. But as I said, around this visit and around this meeting, you can already see so much of enthusiasm and positivity, which is what should be noted. और अब अगली खबर, गैंगटॉक सिक्किम में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आईटीबीपी ने किए सुरक्षा पुख्ता इंतजाम, डीआईजी राजीव कुमार सिंह का बयान। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के सेक्टर मुख्यालय गैंगटॉक के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी संजीव कुमार सिंह ने कहा कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। डीआईजी संजीव कुमार सिंह ने कहा, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। हमने यात्रा मार्ग पर समुचित प्रबंध किए हैं और मैंने स्वयं जाकर इन व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया है। उन्होंने आगे कहा, हम तीर्थ यात्रियों का स्वागत करने को लेकर बेहद उत्साहित है। इस कार्य में हमें सिक्किम की जनता और अधिकारियों से पूरा सहयोग मिल रहा है। आईटीबीपी की इस तैयारी से ये सुनिश्चित होता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम यात्रा अनुभव कर सके। मानसरोवर यात्रा 5 इयर्स के बाद शुरू हो रही है और आईटीबीपी को सभी जिम्मेवारी दी गई है बागडोगरा से लेकर नाथुला तक का 5-6 दिन के लिए। तो कैसा प्रिपरेशन आईटीबीपी की ओर से किया गया है और क्या क्या अरेंजमेंट है आप लोगों की ओर से? सबसे पहले तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि 5 साल के बाद ये यात्रा नाथुला रास्ते से फिर से स्टार्ट हो रही है और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि 2015 में जब यात्रा इस रूट से स्टार्ट हुई थी उस वक्त भी मैं यहाँ पोस्टेड था और तब मैं डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व था, हमारी जवाबदारी थी। तो जो भी सरकार ने हमको जवाबदारी दी है इस रूट से यात्रा कराने के लिए, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा से लेके उनकी मेडिकल उसी तरह के जो सुविधा उनको उपलब्ध करानी है, हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और सारे तैयारियों का हमने जायजा भी लिया है। हम बहुत उत्सुक हैं सारे यात्रियों के स्वागत करने के लिए। तो पहला जत्था आज अभी पहुंचने वाले हैं और ये अगस्त तक चलेगा, तो पूरी जिम्मेवारी आईटीबीपी की ही रहेगा इसमें? ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जिम्मेवारी भारत सरकार देती है। तो जो यात्रा के लिए जो मेडिकल कवर, फाइनल मेडिकल, सुरक्षा और इस तरह की जो सुविधा है वो हमारी जवाबदारी है और वो जवाबदारी शुरू से लेकर आखिर तक होती है। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 1981 में सबसे पहले लिपुलेख पास जो कि उत्तराखंड में है उसके द्वारा शुरू की गई थी और तब से लेकर आज तक ये जवाबदारी आईटीबीपी निभा रही है। जो यात्री आ रहे हैं इनका मेडिकल भी दिल्ली में आईटीबीपी के हॉस्पिटल में ही हुआ है। तो 5 साल के बाद हो रहा है, फिर से जिम्मेवारी मिल रही है आईटीबीपी को, कितना उत्सुक है आईटीबीपी की ओर से? हम लोग तहे दिल से स्वागत करने के लिए तैयार हैं यात्रियों का और यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि सिक्किम के सभी अधिकारी एवं नागरिकों का भी हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम सबके साथ मिलकर के जो सिक्किम के जो अच्छे लोग हैं उनकी इमेज को और अच्छा किया जाए और यात्रियों के लिए सुख सुविधा के लिए सारा कुछ किया जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो 10 जत्था इस रूट से जा रहे हैं, तो आप लोगों की ओर से आईटीबीपी की ओर से लाइजनिंग के रूप में कितने मेंबर जाएंगे हर जत्था में? देखिए, हर जत्थे में खास करके कुक और जो 1-2 कर्मी होते हैं, टोटल 3 या 4 कर्मी जो यात्रियों की सुविधा के लिए हैं वो आईटीबीपी की तरफ से जाएंगे। लाइजन अफसर कौन जाएगा ये विदेश मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, उनके द्वारा लाइजन अफसर डिटेल किए जाते हैं। तो 10 जत्था में 3 करके आप लोगों को रहेंगे? 3 से 4 हमारे कर्मी रहते हैं जो कि यात्रियों का चूंकि खाना भारतीय खाना बनता है वहाँ, तो वो खाना बनाने के लिए हमारे ही कर्मी होते हैं। सर, जो आज से फर्स्ट ग्रुप सिक्किम पहुंचा है, कितना लोगों का? जो सूचना हमें मिली है कि टोटल 50 यात्री होने थे, परंतु मेडिकल में कुछ अनफिट होने की वजह से टोटल 34 यात्री हैं। 34। सर, आज तो इधर होल्ड करेगा और कल और परसों किधर होल्ड करेगा इसके बारे में? कल सुबह ब्रीफिंग के पश्चात ये लोग 15 माइल की तरफ जाएंगे। एक्लिमेटाइजेशन होना जरूरी है चूंकि इनको हाई एल्टीट्यूड पे जाना है। 2 दिन वहां एक्लिमेटाइजेशन होगा, उसके बाद सेराथांग में 2 दिन का एक्लिमेटाइजेशन होगा, उसके बाद फिर ये 20 तारीख को क्रॉस करेंगे। तो इंडिया को से चाइना 20 तारीख को क्रॉस करेंगे। कौन कौन से राज्य से? ये तकरीबन 5-6 राज्यों से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, आंध्र से हैं, दिल्ली से हैं। ये लॉटरी सिस्टम से यात्रियों का सिलेक्शन होता है, तो जो जहां से आ जाएं। सिक्किम का जहां तक अभी मेरी जानकारी है, मैंने तो पहली लिस्ट में नहीं देखा किसी का नाम। सेकंड ग्रुप कब आएगा?
सेकेंड ग्रुप 21 तारीख को यहाँ पहुंचेगा। लगातार 5-6 दिन के गैप के पश्चात ग्रुप्स यहाँ आते रहेंगे। लास्ट अगस्त में होगा? हाँ, अगस्त में लास्ट आखिरी जत्था जाएगा। थैंक यू। और अब अगली खबर। विशाखापट्टनम में 91 फुट ऊंचे अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृति पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 91 फुट ऊंची अयोध्या राम मंदिर की भव्य प्रतिकृति स्थापित की गई, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना और प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए। इस भव्य मंदिर की प्रतिकृति ने स्थानीय लोगों में उत्साह और भक्ति की लहर दौड़ा दी। श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और सामुदायिक जुड़ाव को भी मजबूत कर रहा है।
और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पुणे में इंद्रायणी नदी पर पुल के गिरने की घटना सामने आई है, जहां 2 लोगों की मौत हुई और कई गंभीर रूप से घायल हैं। इंद्रायणी नदी पर एक पुल गिरने की दुर्घटना मंगलवार को दोपहर 3:15 पर हुई, जिसके तुरंत बाद जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना 3:30 बजे मिली और लगभग 250 लोगों की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। डूडी ने कहा, राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 38 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दुख की बात यह है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है और उनके शव बरामद किए गए। घटना को हुए 4 घंटे हो चुके थे। हमने लोगों से अनुरोध किया कि अगर उनके कोई रिश्तेदार लापता है तो हमें सूचित करें। अभी 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई और उनकी तलाश जारी है। No. और अब अगली खबर। राजकोट में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार की तैयारियां उनके राजकोट स्थित आवास पर शुरू हो चुकी है। विजय रूपाणी अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना में यात्री के रूप में सवार थे और इस दुखद हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है। अधिकारियों ने बताया कि सभी आवश्यक व्यवस्था अंतिम संस्कार को श्रद्धापूर्वक संपन्न कराने के लिए किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बस बहुत बहुत धन्यवाद। જે વિજયભાઈના પાર્થિવ દેહના જે દર્શન કરવા માટે લોકો તે પણ લાગુ કરી દેવામાં આવ્યું છે। કોઈ પણ જે વાહન ત્યાંથી અંતિમ યાત્રાની શરૂઆત થાય ત્યારથી પસાર નહીં થઈ શકે તો બીજી તરફ નો પાર્કિંગ ઝોન પણ જે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। અહીં આજે કરતા હતા ત્યાં તેમના પાર્થિવ દેહને અહીં લઈ આવવામાં આવશે અને જ્યારે અંતિમ યાત્રા શરૂ થાય 4 વાગે તેઓ અહીં
ના અત્યારે ઓછી મુવમેન્ટ मुझे उठो के नहीं और अब अगली खबर। पुणे पुल हादसे के एक दिन बाद लोग जताते हैं नाराजगी, स्थानीय निवासियों ने उठाए सवाल। इंद्रायणी नदी पर बने पैदल पुल के गिरने के एक दिन बाद स्थानीय लोग इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी और चिंता व्यक्त कर रहे हैं। स्थानीय निवासी संतोष ने कहा, ये पुल 32 साल पुराना था और केवल पैदल यात्रियों के लिए खुला था, खासकर नदी के उस पार रहने वाले ग्रामीणों के लिए। लेकिन इसके बाद इसकी हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ कई पर्यटक भी अक्सर आते रहते, इसलिए प्रशासन को इसकी उचित देखभाल करनी चाहिए थी। जिस हिस्से पर पुल गिरा वहाँ नीचे कोई समर्थन नहीं था। स्थानीय लोगों को इस नाराजगी से प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब जांच के दायरे में इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग बढ़ रही है। 30 साल पुराना ये तो ब्रिज है और ये ब्रिज पुल खाली आने जाने के लिए रखा है, क्योंकि ये नदी के पीछे जो गांव है उनके आने जाने के लिए ये रास्ता है। तो लंबा आने के बाद 15 किलोमीटर टर्न होता है, इसीलिए यहाँ से विधायक थे दिगंबर सेठ बेगड़ी, उन्होंने आने जाने के लिए ये ब्रिज बनाया था। लेकिन उसके बाद में कोई इसका कुछ हालत नहीं देखा। लेकिन ये पर्यटक आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो वो देखना चाहिए प्रशासन ने वो भी। लेकिन उसका अभी देखो, संडे हो सैटरडे हो, हजारों पब्लिक आती है यहाँ पे। तो ये पब्लिक में यहाँ जाना तो 30 साल पुराना है। ये तो खाली उसका नीचे से कुछ उसका आधार ही नहीं है वो सर। उसको कुछ जहाँ पे खोला उसको कुछ नहीं है, कुछ तो उसको सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ये भी देखना चाहिए ना। तो और उसका तो 1 साल पूरा अभी ये 1 साल पहले उनका ये ब्रिज का नया ब्रिज का तो सैंक्शन हो गया है। तो उसके बाद में जो उसको तभी तो काम तो शुरू होना मांगता है ना, बराबर है कि नहीं सर। यहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया है। हाँ, प्रशासन ने बोर्ड लगाया है। तो जब भी बोर्ड लगाने से काम नहीं होता है सर। तो जो जिम्मेदारी होती है, ये पर्यटक हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, बोर्ड लगाने से जिम्मेदारी नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। जिम्मेदारी ये होती है आपने यहाँ बोर्ड लगा के खाली छोड़ दिया, लेकिन पर्यटक यहाँ से हजारों पब्लिक यहाँ से आती है। ये ब्रिज खराब है, उसका जो वैलिडिटी वो खत्म हो गया है, तो प्रशासन की भी वही भी जवाबदारी है ना, बराबर है कि नहीं है? कल का नजारा यहाँ किस कार्य की है, क्या इसे हमारे बच्चे लोगों ने कम से कम 20 लोगों की जान बचाई है, क्योंकि वो तैरते, इनको मालूम है यहाँ कहाँ नीचे खड्डा है, कहाँ है। लेकिन जब भी पर्यटक जो आते हैं उनको कुछ ही मालूम नहीं है सर। ये जो कल से घटना हुई है, ये नहीं, इससे पहले ही 4-4, 5-5 पर्यटक बाढ़ में डूब गए। ये पहली बात नहीं है। तो प्रशासन ने यही भी सोचना चाहिए कि बाबा ये जो खराब पुल है वो तो उसकी जिम्मेदारी है कि यहाँ से सिक्योरिटी रखना। कल का जो हादसा हो गया है, सभी कहा जा रहा है कि और क्राउडिंग उस पे थी, क्या आप यहाँ पे रहते हो, क्या नजारा था, क्या कुछ नहीं सब वो भयानक दृश्य था। जो आप कोई बोल रहे 2 व्हीलर वहाँ से आ रही है, लेकिन ये नहीं, 2 व्हीलर से हमेशा आती है। हम भी 2 व्हीलर से हमारे खेत के लिए कुछ जाना पड़ता है तो हम ही जाते। गांव के हिसाब के लिए बनाए, लेकिन पर्यटक के हिसाब से नहीं बनाए ये पुल। जो सोचते तो पर्यटक के हिसाब से बनाना रहता तो वो बात अलग होती थी। लेकिन ये हमारे गांव के लिए आने जाने के लिए खाली रास्ता है, ऐसा कोई नहीं कि वो
इससे पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं यहाँ पे? हाँ सर, यहाँ से जो पर्यटक आते, जो कपल्स आते, वो आते, वो सेल्फी निकालते, ऐसे कितने हो गए? मेरे ख्याल से कम 25-30 ऐसे प्रकरण यहाँ पे हो गई है। तो प्रशासन ने उसी टाइम में देखना चाहिए ना कि बाबा इतना हो रही है, और सैटरडे संडे को इतना पब्लिक आ रही है और ये ब्रिज तो खराब है, तो उस थोड़े प्रशासन ने भी देखना चाहिए। बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होता है। आपका नाम? मेरा नाम संतोष चला। और अब अगली खबर। अमेरिका के कई शहरों में नो किंग्स विरोध प्रदर्शन, ट्रंप के खिलाफ जताई नाराजगी। शनिवार को अमेरिका के कई प्रमुख शहरों में नो किंग्स नामक विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए, जिनमें न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, ऑस्टिन और लॉस एंजलिस जैसे बड़े महानगर शामिल थे। ये प्रदर्शन देशव्यापी स्तर पर आयोजित नो किंग्स आंदोलन का हिस्सा थे, जिसका मकसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपनी असंतोष और नाराजगी जताना था। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों, ट्रंप के फैसलों और उनके नेतृत्व के तरीके पर तीखा विरोध दर्ज कराया। इस आंदोलन के तहत प्रदर्शनकारियों ने यह संदेश दिया कि वे एक राजा जैसे तानाशाह के शासन को स्वीकार नहीं करते और लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। कई स्थानों पर नाराज भीड़ ने प्ले कार्ड और बैनर लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना की। But we came down to participate in the massive protests, just one of many around the country against this fascist regime. It's scary. I'm not willing to sit idly by, and I just need to be a part of this to fight it. Here to uplift the LGBTQ community, which the Trump administration is trying to erase, on the same day that he is having his grandiose birthday military parade, which is completely un-American. So we are here in joyful defiance of that. I change, very new, unsettling force, and we are और अब अगली खबर। भारत साइप्रस बिजनेस राउंड टेबल में पीएम मोदी का बयान सामने है, जहां वो कह रहे हैं कि 6 दशकों में पहली बार तीसरी बार सत्ता में लौट रही सरकार डिजिटल क्रांति पर जोर। साइप्रस बिजनेस राउंड टेबल मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 6 दशकों में पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार सत्ता में वापस आई है। पीएम मोदी ने आगे बताया, दुनिया के लगभग 50% डिजिटल लेन देन भारत में होते हैं, जिसका श्रेय यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई को जाता है। फ्रांस जैसे देश इससे जुड़े हुए हैं और साइप्रस के साथ भी इस पर बातचीत जारी है। मैं इस पहल का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री ने भारत की डिजिटल प्रगति और वैश्विक साझेदारी को लेकर उत्साह व्यक्त किया और कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और तकनीकी सहयोग को और मजबूती मिलेगी। 6 दशकों के बाद ऐसा हुआ है कि एक ही सरकार लगातार तीसरी बार चुन करके आई है। भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड और टैलेंट से आप भली भांति परिचित हो और आपकी बातचीत में भी इसका जिक्र हुआ है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। पिछले 1 दशक में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना और बहुत निकट भविष्य में हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने की दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज विश्व में भारत बहुत तेजी से ग्रो करने वाला एक इमर्जिंग इकोनॉमी में इसका स्थान है। साथियों, आप भली भांति जानते हैं, हमने
टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं, जीएसटी के साथ वन नेशन वन टैक्स प्रणाली लाई गई है, कॉर्पोरेट टैक्स रेशनलाइज किया गया है, हजारों की संख्या में कानूनों में डीक्रिमिनलाइजेशन करने का काम हमने किया है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उस पर भी उतना ही बल दिया है। और अब अगली खबर, पश्चिम बंगाल में कोलकाता के खिदिरपुर थोक बाजार में भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक। कोलकाता के खिदिरपुर इलाके में देर रात थोक बाजार में एक विशाल आग लग गई। आग ने कई दुकानों को पूरी तरह से निगल लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित इलाकों को घेरकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। घटना से बाजार में भारी नुकसान हुआ है, जिसकी शुरुआती जांच अभी भी जारी है। तो भाग गया, तो पानी मारते मारते भाग गया। वो पहले ही से भागा हुआ, तो पहले ही से भागा हुआ। हेलो मालदीव घुरी बारी के जाओ मार्केट आगे लेके जा मार्केट ले जाओ और अभी के लिए बस इतना ही। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शिबा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।